नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी और आप देख रहे हैं समाचार प्लस। साल 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी के दिग्गज यूपी के चुनावी रण में उतर चुके हैं। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनावी महामंथन चल रहा है, चुनावी महासंग्राम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं। गोरखपुर में जेपी नड्डा ने गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी के साथ पूजा अर्चना की और फिर 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने योगी सरकार के कामकाज के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को भी गिनाया। इससे यह तो साफ है कि यूपी चुनाव में बंपर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी योगी के काम के साथ साथ पीएम मोदी के नाम का भी बखूबी इस्तेमाल कर रही है। वहीं सीएम योगी ने आने वाले विधानसभा चुनाव को राष्ट्रवादी और जिन्नावादी से जोड़ दिया है। वहीं दूसरी अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में विजय रथ यात्रा निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। दूसरी ओर कांग्रेस भी किसानों के मुद्दे पर लगातार अपनी पैठ बनाने में जुटी हुई है। लेकिन क्या विपक्ष बीजेपी के मजबूत किले को भेद पाएगा? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं आज सीएम योगी और जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा। तो 4 लेन सड़क, मैंने कहा मोदी जी ये तो सिंगल लेन होती थी। बोले गए वो जमाने, अब 4 लेन 6 लेन, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, एक के बाद एक विकास की नई गाथा। और अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो यही उत्तर प्रदेश था। सूर्यास्त और सूर्यास्त के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी वहीं का वहीं ठहर जाता। बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी। कभी किसी का राज आया, कभी किसी राज का राज आया, कभी किसी जाति और वर्ग विशेष के लोगों ने अपने तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया। कभी किसी राज्य में किसी वर्ग विशेष ने अपने तरीके से राज्य को लेने का प्रयास किया। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अब यहां पर जो दंग दनाते थे वो दरिंदे अब कोर्ट में जाकर अपील करते हैं कि मुझे जेल के अंदर डाल दो। आप जब चुनाव में जाएंगे तो आप गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने धारा 370 को मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धाराशाही कर दिया है और भारत का अभिन्न अंग कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम किया। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में हमारी महिला बहन जिनके साथ अन्याय हो रहा था, उनको आपने ट्रिपल तलाक से उनको मुक्ति दिलाई है। देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में याद रखना, चुनाव बड़ा रोचक होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दुनिया देखना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 2017 में, 2019 में जो कहा सो करके दिखाया। तो हमारे साथ चर्चा में जो हमारे गेस्ट रहेंगे उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। आपको बता देते हैं कि नड्डा के मिशन यूपी की जो चर्चा हम करने जा रहे हैं, इसमें हमारे साथ जो गेस्ट होंगे बताते हैं आपको कि एसएन सिंह भाजपा से हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही शौकत अली जी हमारे साथ होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रफत फातिमा हमारे साथ कांग्रेस नेता रहेंगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले हम जाते हैं सपा नेता के पास में, शौकत अली जी के पास में। शौकत अली जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी जिस तरह से चुनावी महासंग्राम में पूरे दमखम के साथ उतर रही है, विकास परियोजनाओं, विकास योजनाओं की बात कर रही है और पूर्वांचल के विकास को भी बढ़ चढ़ के प्रमोट कर रही है, कहीं ना कहीं ये बातें जनता के सामने पहुंच रही हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस महासंग्राम में मजबूत विपक्ष या मजबूत पक्ष के तौर पर आपके सामने होगा? देखिए राहुल जी, शायद आपने जेपी नड्डा जी का ठीक से बयान नहीं सुना।
या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आपने ठीक से बयान नहीं। अगर सुन लिया होता तो मुझे लगता ये बात आप न कहते कि उत्तर प्रदेश में वो विकास कर चुके। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में उन्होंने सच में विकास किया होता या काम किया होता, देश में कहीं भी काम किया होता राहुल जी, तो मुझे लगता सत्ता पक्ष पार्टी अपने काम गिनाती। आप इनके राहुल जी सारे बयान उठाकर देख लीजिएगा, जब जब ये जनसभा या मंच पे खड़े होते हैं तो विपक्ष पे दोषारोपण करने का काम करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बता पाते कि हमने उत्तर प्रदेश की सरजमी पे ये काम किए हैं, इससे उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिल रही है। अगर सच में इन लोगों ने नौजवानों को रोजगार दिया होता तो मुझे लगता उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश की राजधानी में धरने पे ना बैठा होता। तो शौकत अली जी, क्या विकास की जो योजना है उनको आप सिरे से नकार रहे हैं? राहुल जी सुनिए, ये पूरी बात तो हो जाने दीजिए। राहुल जी, अगर सच में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया होता तो मुझे लगता उत्तर प्रदेश में तमाम जो राजधानी में आकर महिलाएं आत्मदाह कर रही होती, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो उनको उत्तर प्रदेश के जिलों में ही न्याय मिल जाता, राजधानी में आकर अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। अगर सच में उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होता तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया सनातन धर्म के अगुवा हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में दो सनातन धर्म के अगुवाओं की हत्या हो गई, उसके बाद भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है। अगर उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है महाराज, तो सिर्फ हमें इतना बताने का काम करिए कि उत्तर प्रदेश की सड़कें तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की जेलों में भी गोलियां चल रही और फिर भी आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है। हे प्रभु, आपको ना दिख रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश को आपने गड्ढे में ढकेलने का काम किया। एहसन सिंह जी के पास पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश को गड्ढे में ढकेलने का काम किया है, साफ तौर पर कह रहे हैं, विकास की योजनाओं को भी सिरे से खारिज कर रहे हैं और अपराध बढ़ रहा है प्रदेश में, साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, आपके अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, विपक्ष की अच्छी भूमिका निभा रहे हैं? जी देखिए, 2017 का चुनाव ही इसी बात पे हुआ था कि पूरे प्रदेश में अपराध चरम पे था, और आप लोग भी प्राय चैनल के माध्यम से चीजें दिखाते थे कि अपहरण उद्योग एक धंधा बन गया था और उसमें जो है राजनीतिक पार्टी का संरक्षण था। तो जो हमारी सरकार जब से आई है, एक तो काम ये कह रहे हैं, काम हम पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक गिना दें। अरे 10 दिन पहले ही ये कह रहे थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। कानपुर में मेट्रो चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। मेरठ में तमाम बड़े कार्य हो रहे हैं, रैपिड रेल बन रही है, वहां से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। हम 60 जिलों में मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई भी जगह बता दीजिए, अभी अलीगढ़ में आप देखे होंगे डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन होगा, लगभग 2.5 लाख रोजगार सृजन होगा। इनको इसलिए नहीं दिखता है कि हम एक परिवार का विकास नहीं करते हैं सर। हम जो विकास करते हैं वो जनता का विकास करते हैं, समाज का विकास करते हैं, और पर्ची पे हमारी सरकार नहीं चलती है कि हम पूरे प्रदेश को 4 भागों में बांट लें, इधर का चाचा देखेंगे, उधर का काका देखेंगे, उधर का भाई देखेंगे, उधर का कोई और देखेगा। यहाँ तो हमारी नीति और नियति स्पष्ट है। हम सभी प्रदेशों को बिजली दे रहे हैं, हम सभी के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, हम सभी को मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, हम सभी को आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, गैस कनेक्शन दे रहे हैं। विकास के कितने कार्य हमारे भाई साहब गिनेंगे, और हम विकास के ही कार्य पे जा रहे हैं। लेकिन जिन्ना का हम इसलिए याद दिला देते हैं, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि इस बार का चुनाव राष्ट्रवाद बनाम जिन्नावाद होगा, क्योंकि जिन्ना को लेके कौन आया? जो हजारों लाखों हिंदुओं और मुसलमानों के कत्ल का इल्जाम जिसके ऊपर है, जिसने देश का विभाजन कराया, अगर आप उसको लेके आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से रहा है। शौकत अली जी, जवाब दीजिए, कौन लेकर के आया जिन्ना को, किसने एंट्री की जिन्ना की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लगता है मुझे जानकारी नहीं है, अधूरी जानकारी है। खैर, उनको बोलने लोग तो वीरों के बहादुर हैं, उनको जानकारी अधूरी है। महाराज, आप बार बार जिन्ना का नाम ले रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और सरकार से, अरे आप नाम लेने की तो छोड़ दीजिए, आपने तो जिन्ना की फोटो अपनी छाती पर लगा रखी है और पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने का काम कर रहे हैं। आप क्यों नहीं हटाते वो फोटो जो अपने सीने पे लगा के पूरी भारतीय जनता पार्टी घूम रही है? वो क्यों नहीं हटाते वो फोटो जिससे देश को जलन हो रही, हम मुसलमानों को भी जलन होती, आप फोटो क्यों नहीं हटाते? अरे महाराज, आपके विधायकों ने कहा था, उन कॉलेजों में फोटो लगी हुई है, क्यों नहीं हटाते आप? संसद भवन तक फोटो लगाए हुए क्यों नहीं हटाते आप? जिन्ना के प्रचारक तो आप ही हैं, जिन्ना से मोहब्बत करने वाली भारतीय जनता पार्टी अभी तक फोटो नहीं हटा पाई, तो जिन्ना का नाम लेके सियासत करे। देखिए, मैं आपको राहुल जी एक बात समझाना चाहता हूँ, पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो आधार, जो उनका धरातल है, वो इसी पे आधारित है, किस तरह तुष्टीकरण की राजनीति हो, किस तरह तुष्टीकरण की बात हो। मैंने पूरे वक्तव्य में कहा था कि मुझे सिर्फ वो बताइए कि जो आपने उत्तर प्रदेश की सरजमी पे काम किए हो,
अभी इन्होंने बताया कानपुर में मेट्रो चल रही, मैंने बड़ा आश्चर्य हुआ सुन के, मुझे हंसी भी आई थोड़ी सी। मैंने कहा कानपुर में कहाँ मेट्रो चल रही, मैं पूरा कानपुर घुमाऊंगा, एक बार मेट्रो में बैठना भी चाहूंगा। इन्होंने कहा 60 जिलों में, सुन लीजिए महाराज, अरे हम बड़ा धैर्यपूर्वक सुन रहे थे आपकी बात को, 60 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं। क्या आप शिलान्यास कर देंगे, क्या मेडिकल कॉलेज चलने लगेंगे? अरे महाराज 7 साल केंद्र की सरकार के हो गए, 4.5 वर्ष, अरे सरकार जाने कगार पे है, 3-4 महीने बचे हुए आचार संहिता लगने में, और आप बता रहे हैं 60 जिलों में मेडिकल कॉलेज बना। जरा मुझे उन जिलों के नाम बताइए ना महाराज, जिन जिलों में आपके मेडिकल कॉलेज बन गए, लिख लीजिए, एक वो मेडिकल कॉलेज बताइए जो 4.5 वर्ष सरकार में आपने बना दिया हो। सुन लीजिए महाराज, और हम आपको 10 हॉस्पिटल के नाम बताएंगे जो बनाए थे समाजवादी सरकार के, उत्तर प्रदेश की जनता को उससे राहत मिली। अरे महाराज, आपके अब बातों से काम नहीं चलने वाला। उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान सभी परेशान है, लेकिन आप सिर्फ उनको बातों से अपने बरगलाना जी शौकत अली जी, आपकी बात आ गई है बिल्कुल, और सामने वो कह रहे हैं कि हम भी आपको नाम बताने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ आप भी नाम बताने के लिए तैयार है। कांग्रेस नेत्री भी हमारे साथ बनी हुई है, रफत फातिमा जी। रफत, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से किसानों का मुद्दा प्रदेश में गरमाया हुआ था, जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार सरकार पर हमलावर थी, लिहाजा अब जब कृषि कानून जो थे, जिसको लगातार किसान काले कानून का दर्जा दे रहे थे, वापस ले लिए गए, क्या ये सियासी फायदे के लिए किया गया है? सरकार पर हमलावर थी, लिहाजा अब जो कृषि कानून जो थे, जिसको लगातार किसान काले कानून का दर्जा दे रहे थे, वापस ले लिए गए, क्या ये सियासी फायदे के लिए किया गया है? राहुल जी, पूरी तरीके से सियासी फायदे के लिए किया गया। जब इनको अपनी सत्ता छिनती नजर आने लगी तो इनको ये फैसला करना पड़ा। वही किसान जिनको ये मवाली कह रहे थे, जिनको ये आतंकवादी कह रहे थे, जिनको ये आंदोलन जीवी कह रहे थे, अचानक इनके लिए, इनके दिल में कैसे उनके लिए हमदर्दी आ गई। आज भी अभी भी हम इसको मानते नहीं है, क्योंकि इनकी नीयत से अभी भी शक है हमें, क्योंकि अभी संसद में रद्द नहीं किया गया। तो सिर्फ मन की बात कहने से कुछ नहीं होता है, आप संसद में इसको रद्द करिए। और हमारी यही मांग है, जितने 700 किसान हमारे शहीद हुए, उन्हीं ने शहादत पाई है, तो इन्हीं ने श्रद्धांजलि तक नहीं दी। ये सरकार है जो जनता, जन विरोधी नीतियां बना के जनता को परेशान कर रही है। और बात करिए एक नया सूर उगाने की, योगी जी एक नया सूर उगा रहे हैं। और जौनपुर में हमारी 3 बच्चियां जो है रेल के नीचे कट के मर जाती है, बदहाली में, आर्थिक तंगी में। तो ये सरकार विकास के नाम पे लोगों को ठग रही है। आज हालात ये है कि हमारे पूरे यूपी की जनता जिस तरीके से परेशान है, उसको, इनको बात करना चाहिए पुलिस कस्टडी में होने वाली मौतों पर, इनको बात करना चाहिए आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों पर। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें करके जिस तरीके से जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, तो ये इनका 2022 जो होगा, ये जनता देख चुकी है किस तरीके से इन्होंने विकास के नाम पे लोगों को ठगा है और जुमलेबाजी करी है। जी बिल्कुल रफत जी, आपकी बात आई है कि आपका लगातार कहना यह है कि ये विकास की सिर्फ खोखली बातें हैं। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ अरविंद जयतिलक जी भी जुड़े हुए हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष की ओर हमलावर हो रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष लगातार विकास की योजनाएं गिनाना चाह रहा है, और इन सब के बीच चुनावी महासंग्राम के लिए कभी जिन्ना का जिन बाहर निकल आता है, तो कभी वो कानून जिस पर की पीछे हटने को तैयार नहीं थी सरकार, आखिरकार वो कानून भी वापस हो जाता है। तो क्या यह सियासी बेनिफिट के लिए किया जा रहा है? और लगातार सपा हमलावर बनी हुई है, कांग्रेस भी हमलावर बनी हुई है, और बीजेपी पूरी शक्ति के साथ प्रदेश में महासंग्राम को जीतने के लिए तैयारियों में लगी हुई है। समझना चाहेंगे आपसे। राहुल जी, देखिए, राजनीति में प्रहार वहीं किया जाता है जहां पर चोट पहुंचे। आज आपने देखा कि गोरखपुर में जेपी नड्डा साहब और मुख्यमंत्री जी जो है पूरी तरह से उन्हीं मसलों को उठाने की कोशिश की जिस पर जो है विपक्ष को घेरा जा सके। उन्होंने जिस एजेंडे को आगे बढ़ाने की एक तो डेवलपमेंट और दूसरा जो है जिन्ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिन्ना के बहाने अखिलेश यादव को अपने अखाड़े में खींच लाई है, और अगर अखाड़ा अपना हो, दाव अपने हो, तो विरोधी को आसानी से चित्त किया जा सकता है। और यह मौका जो है पूरी तरह से अखिलेश यादव ने ही दिया उस दिन जिस दिन सरदार पटेल साहब की जयंती थी। देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात की पूर्वांचल एक ऐसा क्षेत्र है जहां बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश को जीतने की एक जो है बहुत बड़ी चुनौती के साथ साथ बहुत बड़ी सहूलियत भी है। आप देखिए, पूर्वांचल की 164 सीटें आती है। पिछली बार भाजपा जो है लगभग 129 सीटें जीती, 20 सीट समाजवादी पार्टी और 14 बसपा जीती। आज जो गोरखपुर क्षेत्र में हुआ वहाँ 62 सीटें आती है, उसमें भी 45 सीट 2017 में भाजपा जीती, विपक्ष के लिए तो 17 सीटें बची थी। तो चूंकि अब वह क्षेत्र इतना जो है संवेदनशील है कि वहां पे जिन्ना का प्रकरण जो है बहुत काम करता है। आपने देखा कि 2017 में जिस तरह से कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया गया या वे संवेदनशील मुद्दे उठाए गए,
तो स्वाभाविक रूप से जो राष्ट्रवाद है और डेवलपमेंट है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है ये चुनावी हथियार के तौर पे काम करते हैं और यह जो है कहीं ना कहीं जो है विपक्ष के लिए घातक साबित होते हैं। तो आज का जो है पूरा जो घटनाक्रम देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देखिए, एक तरफ वो जो 27,637 जो अपने बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है उनका उसावर्धन की, दूसरी तरफ जो है विपक्ष पर हमला की, यानी एक कार्यक्रम के जरिए जो है पूरी तरह से जो है विपक्ष पर हावी होने की कोशिश की। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी जो है विस्तारकों की नियुक्ति की। वे विस्तारक जो क्षेत्र में जाकर के जो पुराने जो विधायक हैं उनकी छवि को जानने की कोशिश की। अब देखिएगा कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह के आयोजनों के जरिए पूरी तरह से विपक्ष को घेरने की कोशिश में कामयाब होती दिखेगी। जी बिल्कुल। अभी हम ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से सियासी महासंग्राम चल रहा है, जिस तरह से हर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बना रहा है और इसके साथ ही विरोधी खेमों की अगर बात करते हैं तो कभी इधर का केला भेज दिया जाता है, यानी कि भाजपा के कुछ नेता जो हैं वो सपा में आ जाते हैं, तो कभी सपा के नेता भाजपा में चले जाते हैं, कभी बसपा का केला भेज दिया जाता है। इस अभेद्य किले को अब जो भेदना शुरू किया गया है, क्या लगता है इससे सियासी बेनिफिट ज्यादा मिलेगा? और जिस तरह से हम अगर क्रम देखा जाए तो अगर सबसे पहले अगर हम बात कर लें अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, तो एक्सप्रेसवे का भी इतिहास जो राजनीतिक घटनाक्रम से अगर हम जोड़े तो बहुत अच्छा नहीं रहा है। मायावती ने जब एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया उसके बाद अगर हम देखते हैं तो उनकी सरकार नहीं आई और वही हुआ अखिलेश यादव के साथ भी, और अब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भी बढ़ा चढ़ाकर प्रमोट किया जा रहा है। तो क्या ये एक महज संयोग था या इसको भी लोग घटनाक्रम से जोड़ करके देख रहे हैं कि विकास की योजनाएं खोखली है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं ताकि सत्ता में बना रहा जा सके चुनाव के बाद भी? देखिए ये सारी चीजें जो है एक्सप्रेस के बाद जो है चुनाव होना, चुनाव हार जाना, ये दक्यानुसी बातें हमारे समझ से आज के वैज्ञानिक युग में जो एक पढ़ा लिखा आदमी है जो इन सारी चीजों पर हमारे समझ से उसको इग्नोर करने की कोशिश करेगा। आपने देखा कि दिल्ली में 3-3 बार जो है केजरीवाल लौट के आते हैं, 3 बार शीला दीक्षित लौट के आती है, उड़ीसा में पटनायक साहब लौट के आते हैं, भाजपा मध्य प्रदेश में लौट के आती है। तो ये सारी चीजें जो है अपनी जगह पे जो है कई मायने हैं उसके निहितार्थ है। यह मान बैठना कि आपने देखा होगा कि जब नोएडा में पहली बार मुख्यमंत्री जी गए तो अखिलेश यादव जी कहते सुने गए थे कि अब तो इनकी कुर्सी जानी है। देखिए ये सारी चीजें जो हवा हवाई है इसका कोई मतलब नहीं होता है, कभी यह संयोग के रूप में हो जाता है, कभी जो है दूसरे ढंग से इसका अर्थ लिया जाता है। बेशक आपने सही कहा कि जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो अपना हथियार बनाने की कोशिश कर रही है, इससे पहले भी अखिलेश यादव जी और मायावती जी ने भी हथियार बनाने की कोशिश की और करना भी चाहिए। मुझे लगता है कि डेवलपमेंट का मुद्दा अगर ज्यादा हावी हो चुनाव में, लेकिन जिस तरह से आप देखिए कि सियासी हथियार जो है उनके ऊपर से जो एक जो परत पड़ा हुआ था अब वह जो है उसकी धार तेज होने लगी है। यानी आज की तारीख में जो है सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद का मसला, परिवारवाद का मसला, जिन्नावाद का मसला, इस पर जो है ज्यादा तान छेड़े जाएंगे क्योंकि यह जो है इतने सहूलियत जो है मुद्दे हैं कि इस पर आसानी से एक दूसरे को घेरा जा सकता है। जी शौकत अली जी, जिन्ना का जिन्न तो आप ही बाहर निकाल कर लाते हैं और फिर आरोप लगाते हैं कि छाती से चिपका कर घूम रहे हैं बीजेपी के ऊपर। आखिर जरूरत क्या थी जिन्ना के जिन्न को बाहर निकालने की? सीधी सी बात है कि जनता का भला हो, ऐसी योजनाएं बने, और बीजेपी जिस तरह से योजनाएं को बढ़ चढ़ कर प्रमोट कर रही है, जनता का विश्वास मजबूत हो रहा है। तो वहीं लगातार आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष ने कोई भी विकास कार्य नहीं किए, जबकि भाजपा कह रही है कि विकास कार्यों को हम गिना सकते हैं। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि समूचा सत्ता पक्ष कभी भी ये नहीं बताता कि हमने उत्तर प्रदेश की जनता को क्या किया। मैंने पहले भी कहा था अगर उत्तर प्रदेश के नौजवान को रोजगार मिला होता तो उत्तर प्रदेश का नौजवान इनकी चौखट पे आके धरने पे नहीं बैठता। तमाम नौजवान आज लखनऊ की सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। किनको आपने रोजगार दिया बताइए आप उनको। ये कभी भी नहीं बताते कि हमने क्या किया है उत्तर प्रदेश की सरजमी पे। हाँ, ये काम बहुत बखूबी बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि हम विपक्ष पे दोषारोपण करने का काम करेंगे। सरकार हमेशा अपने काम गिनाती है, हम विपक्ष में होने के बाद भी अपने काम बताने का काम करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जो सत्ता में आश्रित है उसके बाद भी अपने काम नहीं बता पाती, विपक्ष पे दोषारोपण करने का काम करती। अगर इन्होंने सच में काम किया होता तो मुझे लगता है आज बताने की आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश की आवाम को बताने की आवश्यकता। देखिए कुछ विसंगतियां होती हैं राजनीति में और कभी कभी हम सच्चाई को स्वीकार भी कर लेते हैं। हमसे कुछ विसंगतियां हुई होंगी, हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, हमने स्वीकार किया। और याद होगा हमें राहुल जी जब हम सत्ता में थे, क्षेत्र पंचायत के चुनाव हुए, हम लोग चुनाव लड़े तो सत्ता में होने के बावजूद भी कई ऐसे जिले थे जहां से 1 सीट और 2 सीट कहीं 3 सीट हम जीत कर आए थे। उस सच्चाई को भी हमने स्वीकार कर लिया था, लेकिन क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का नौजवान और किसान जानता था, उत्तर प्रदेश की आवाम इस बात को जानती थी कि जिसे हमने कुर्सी पे बैठाया वो सरकार आज काम नहीं कर पा रही, इसीलिए जब आप विपक्ष में हम हैं और पंचायत चुनाव हुए तो एक एक जिले से हम 10-10 सीटें जीत कर आए। ये मैसेज था, ये संदेश था उत्तर प्रदेश के लोगों का कि उत्तर प्रदेश का किसान,
किसान, नौजवान, अवाम अब भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। ये खुद कितनी भी कोशिश कर ले उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाने की, कितनी भी कोशिश कर ले उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने की, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भी इनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी। बिल्कुल शौकत अली जी, हम बात पहुंचते सीधे एसएन सिंह जी के पास में। विसंगतियों को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि फिलहाल जिस तरह से राज बना हुआ है उसमें जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है और सीधे सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। और साथ में उनका यह भी कहना है कि सत्ता पक्ष का तो काम ही है कि विपक्ष को हमेशा नकारते रहना। ये रघुवंश जी, आप एक चीज सुन लीजिए, आपने 2 बार मौका दिया उनको बोलने का, पहले उसका भी जवाब आपने नहीं लिया। विकास का ही वो कह रहे थे, शायद भाई हमारे पढ़ के नहीं आते हैं इसलिए दूसरे पे वो आरोप लगाते हैं। आज आप देखे होंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। अर्थव्यवस्था की बात करिए, सब गोलमोल चीजें नहीं है, वो लिखे स्वीकारे और उनका भी गिना दे रहा हूं और आराम से 2 मिनट का समय दीजिए, वो सुन लेंगे। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश 6ठी अर्थव्यवस्था था भारत में, आज आप दूसरी अर्थव्यवस्था है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्या ये हो सकता है? 2017 से पहले आपकी जीडीपी क्या थी? 10,90,000 करोड़। आज आपकी जीडीपी क्या है? 21,31,000 करोड़। आज जो है गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे? और किसानों की जो ये बात कह रहे थे, मैं तो कह रहा हूँ किसानों का सबसे, अरे सुन तो लीजिए, आपके समय में बोल रहा था शौकत अली जी, अब तक चुपचाप कॉपी पेन लेकर सुनिए और सीखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता किस तरह से सुनता है आपकी बात को। मैं कह रहा हूँ 1998 में किसानों का सबसे बड़ा हित कौन किया? किसानों के प्रतिनिधि दिल्ली में जाकर अटल बिहारी वाजपेयी से मिले और उन लोगों ने अपनी बात कहा कि कभी अगर हमें कुछ करना होता है तो हम साहूकार से ऋण लेते हैं, उस ऋण के बदले में 10 रुपए 20 रुपए ब्याज जाता है और ब्याज के चक्कर में हमें जमीनें बेचनी पड़ती हैं। वाजपेयी जी ने संज्ञान लेते हुए 1998 में क्या किया? किसान क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसानों के हित के लिए काम करती है। और आपका गिनवा दे, मथुरा में राम ब्रिज कांड किसके समय में हुआ था? आपके समय में। सरकारी जमीन किसके समय में कब्जा हो रहा था? नारा कौन बुलंद कर रहा था? जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और बताइए, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, 64 लोग मारे जाते हैं, अखिलेश जी सैफई में डांस देखते हैं, किसके समय होता है? हम तो कह रहे हैं आप काम गिन लीजिए ना। अरे आप एक एक चीज तो गिनेंगे, हम तो बनारस का भी विकास किए हैं, मथुरा का जो कॉरिडोर है उसका भी विकास किए। आप तो जिस जाति धर्म के थे उसमें भी आपको डर लगता था, आपको कुंभ में जाने में डर लगता था, हमको तो दोनों जगह नहीं डर लगता है, हम तो दूसरे धर्मों की रक्षा करते हैं। एसएन सिंह जी, आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ चुकी है, समय बहुत कम है, हम चाहेंगे इसलिए नहीं जान रहे। हमने 42 आपकी बात आ चुकी है एसएन सिंह जी, रुक करते हैं रफत फातिमा का। तो योगी के काम का क्या इनाम मिलेगा? प्रत्यक्ष रोजगार दिया है रफत फातिमा जी, का प्रत्यक्ष रोजगार दिया। आप पूछ रहे थे किसने किसने दिए हैं? एसएन सिंह जी, मेरे ख्याल से आप जो भी आपने जवाब दिए शौकत अली जी को, आपकी हर बात का जवाब मिल गया होगा। कांग्रेस नेत्री की ओर रुख करते हैं रफत फातिमा को। और तो योगी सरकार ने जो काम किया, क्या जनता उनको इनाम देने जा रही है? राहुल जी, अगर किसानों के हित, अगर जो है बैरिकेडिंग, कील और जो उनके लिए रोकथाम थी, जिस तरीके से रुकावटें पैदा करी उनके धरने में, और जिस तरीके से जो है 700 हमारे किसान शहीद हो गए, तो अगर ये हितकारी काम है तो जुल्म क्या होता है? इनसे जरा पूछिए एसएन सिंह साहब से, जुल्म क्या होता है? और कोई भाजपा नेताओं से झूठों समय आपको में जो गुस्से को कोई कहा जाता है ना, तो पूरा भाजपा नेताओं से कोई ठीक है कि आज किसानों के बड़े हमदर्द बन रहे हैं। यही किसान उस टाइम जब धरने में बैठे थे, उनके लिए कौन सी रोक नहीं लगाई गई? उस टाइम इनका हित कहाँ चला गया था? अब चुनाव नजदीक आते ही इनको हित याद आ रहे किसानों से। एक श्रद्धांजलि का लफ्ज नहीं बोला गया, एक किसान के घर नहीं गई है, इतने लोगों को मरवा दिया, अभी तक इनका मंत्री जो है खुला छूटा हुआ है, उसको बर्खास्त नहीं करा। ये इनका किसानों के प्रति हित है, ये हमदर्दी है किसानों से। अब अभी भी आशीष मिश्रा जी को क्यों नहीं बर्खास्त करा गया? अभी भी वो घूम रहे हैं। ये तो नेता, देखा जाए नैतिकता के कारण इनको जो है बर्खास्त करना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो खुले छूट गए। वो इतना संघर्ष प्रियंका जी ने करा था जो सीतापुर में उनको बंद कर दिया गया। बिल्कुल आपकी बात आ चुकी है। राजनीतिक विश्लेषक से समझना चाहेंगे कि दरअसल जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप है, क्या योगी सरकार को इनाम मिलेगा योगी के काम का? आखिर पक्ष की जो रणनीति है, क्या विपक्ष को धाराशायी करने में कामयाब होगी? संक्षेप में आपसे चाहेंगे क्योंकि इस समय बहुत कम। राहुल जी देखिए, समंदर के कानून जहाजें तय नहीं करते हैं, उन्हें लहरों पर चलना होता है। ये तो जनता तय करेगी कि मूल्यांकन में वो भाजपा को कितना खराब पाती है और विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है उस आरोपों में कितना दम है। लेकिन देखिए, राजनीति में धारणाओं का बड़ा महत्व होता है। जो राजनीतिक दल जो है धारणाएं स्थापित करने में
सफल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बाजी जो है उनके पक्ष में होती है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो है धारणा बनाती हुई दिख रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी मुस्तकिल जो है उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, लेकिन जिस तरह से जो है उसके बयान जो उसके नेताओं के कुछ इस किस्म के आ रहे हैं जहां पर जो है लोग को उद्वेलित कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल जी बिल्कुल रविंद्र जयतिलक जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। सभी के पास जो संक्षेप में राजनीतिक विश्लेषण की जो बात कही, विश्लेषण है वो सामने आ चुका होगा। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए एहसन सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शौकत अली जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इसके साथ ही कांग्रेस नेत्री रफत फातिमा बहुत बहुत धन्यवाद, अरविंद जयतिलक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल हमारे इस खास जी, और अब दर्शकों आपको बता दें कि इस तरह की चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे और सियासी घमासान पे पूरी तरह से नजर बढ़ाए रखेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जुबान के लिए उड़ चल